बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में जो आती है उस पर मंथन किया गया। ऐसे में अब जानकारी ये कि आज या कल उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है, घोषित की जा सकती है। बैठक में तकरीबन 55 नामों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी है। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने की तैयारी में अनिल विज। हालांकि कौन कहां से फाइनली चुनाव लड़ेगा इसको लेकर करना होगा इंतजार। लिस्ट जारी करने की बात सामने आ रही है। आज रात तक या फिर कल भी हो सकता है ये सूची जारी कर दी जाए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में नामों पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ और गहन चर्चा के बाद फाइनली नामों पर मोहर लगा दी गई है। अब बस इंतजार है उम्मीदवारों की सूची का, जो आज रात तक या फिर कल भी आ सकती है। बैठक में तकरीबन 55 नामों पर चर्चा हुई और उन पर सहमति भी बन गई। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, कौन सा चेहरा कहां सबसे ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है, कहां पर किस रणनीति के साथ पार्टी को मजबूती के साथ मैदान में उतारा जा सकता है, इसको लेकर मंथन हुआ, चिंतन हुआ और अब इंतजार है पहली सूची का, जो जल्द ही जारी होगी। आज या फिर कल ये सूची जारी हो सकती है। 55 नामों पर सहमति बन गई है, बस इंतजार है सीटों का, उन सीटों पर नामों के ऐलान का। लाडवा सीट से संभवतः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उतरेंगे, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के, वो उतारे जा सकते हैं। फिलहाल तमाम बड़े चेहरों पर भी मंथन हुआ। शिखा शर्मा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। शिखा, कब तक सूची जारी होगी? आज रात तक का इंतजार किया जाए या फिर कल की भी संभावना है? और किन किन नामों पर मोहर लगने की बात अंदर खाने से सामने आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि आज शाम तक लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। पर आज मोहन लाल बड़ोनी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार जो है वो और कर लीजिए, क्योंकि आज भी मंथन जो है वो चल रहा है। शायद कल तक ये लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कंफर्म हो गया है। साथ ही साथ मोहन लाल बड़ोनी ने ये भी कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कहीं उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की बातों पर एक विंडो जो है वो लगा दिया है। और साथ साथ ये है कि जो भव्य बिश्नोई है वो आदमपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो पंचकुला से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यानी कि ऐसे कुछ नाम जो लगातार अच्छे से कार्यकाल करके आ रहे हैं, जिनको आज रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छे से आ रहा है, उनको लेकर जो डाउट्स थे वो क्लियर होते दिख रहे हैं। अनिल विज जो है अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे जो हैं उनकी सीट जो अब तक बनती आई थी, जहां तक वो अपने चुनाव लड़ते आए थे, वो वंचित चुनाव लड़ेंगे, ये बात जो है वो क्लियर होती हुई दिख रही है। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिनके ऊपर दो नामों के ऊपर एक पहलू सोच जो है वो चल रही है, उनके ऊपर सोच विचार जो है वो अभी किया जा रहा है। शायद इसलिए थोड़ा टाइम जो है वो और कहीं ना कहीं लग रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये कि 1 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है, खुद अमित शाह भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी चाहती है कि उस रैली से पहले एक लिस्ट जो है वो 40-45 उनकी जो उनको जारी कर दी जाए, ताकि जब वो रैली में निकले तो ऐसे जिन लोगों के लिए कुछ साफ मांगे, ताकि जनता को पता हो कि किन लोगों के लिए रैली जो है की जा रही है, चेहरे कौन कौन से होंगे जिनको उनको वोट देना है। चलिए शिखा, बड़े नामों पर तो चर्चा जाहिर तौर पर हो ही रही होगी, उन पर मंथन हो ही रहा होगा, लेकिन जो पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता होते हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, जो पार्टी की रणनीति होती है उसे धरातल पर उतारा जाता है जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या उनमें से भी कुछ नामों का चयन हो सकता है? उन पर भी चिंतन किया जा रहा है क्या? बिल्कुल शिल्पा सोरेन, लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो ऐसे बहुत से नेता थे जिन्होंने आपसे रणनीति की थी, राजनीति की थी, और जिसकी वजह से बीजेपी के जो लोग थे वो अपनी सीटें हार गए थे। उस पर मंथन किया जाएगा कि क्या कारण था। शासक उन्हीं जगहों से वो कार्यकर्ता जो डिजर्व करते हैं नया एक मौका मिलना, उनको भी मौका जो है वो दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज की जाना चाहती है कि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों को मौका देती है।
तो इस विधानसभा चुनाव में भी वो चीज जो है वो देखी जाएगी। ऐसे बहुत सी मंत्री और विधायक हैं, लगभग 4 मंत्री और 15 से 16 विधायक हैं जिनकी टिकटें जो है वो कटने जा रही है। तो जब उनकी टिकटें कटेंगी तो उनकी जगह पे नए चेहरों को मौका जो है वो दिया जाएगा। और साथ साथ 2019 में जो वोट चुनाव हार गए थे, जिन्हें मौका दिया गया था, उनको भी मौका देने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। पर जब नए चेहरों को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पॉजिटिविटी साइड जो है वो बढ़ती है। क्योंकि जाहिर तौर पर इसी बात का खामियाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उठाया था। ग्राउंड जीरो पर जो एक्चुअल कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, उनकी नाराजगी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर उस चीज को इस बार अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी, सबक लिया जाएगा उससे। बिल्कुल, जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हो गई वो गलतियां इस बार नहीं की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक तो आपसी रणनीति है, उसने मारा। चुनाव गलत करने का रीजन था, वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान भुगतना पड़ा। फेमस चेहरों को नाम देने के चक्कर में या पॉलिटिक्स जो काम करते आ रहे हैं उनको फेमस टिकट देने के चक्कर में उसका नुकसान करना पड़ा। तो इस बार पार्टी ये चाहती है हर उस कैंडिडेट को मौका दिया जाए जो एक्चुअल में वो मौका डिजर्व कर रहा है, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, या वो ऑलरेडी मंत्री या विधायक क्यों ना हो। इसलिए इतना टाइम लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मंथन चलता रहा। आज भी सोच समझकर नामों पर मोहर लग रही है ताकि अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े ना हो जाए पिछली बार की तरह। और बाहर वालों से तो लड़ना ही है, दूसरे दलों से तो लड़ना ही है। ऐसे में कम से कम अपने दल के अंदर समन्वय के साथ, मजबूती के साथ मैदान में उतरा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका शिखा शर्मा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि डंके की चोट पर कहता हूं, हरियाणा में बीजेपी ही जीत रही है। हरियाणा में एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। ये कॉन्फिडेंस दिखाते नजर आए अनिल विज। उन्होंने कहा कि 55 नामों की लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, बस इंतजार है। 55 नामों की लिस्ट चुनाव जीत की ये लिस्ट है, यानी कि उनके मुताबिक हम जिस भी उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे वो जरूर जीतेगा। डंके की चोट पर कहते नजर आए कि बीजेपी की ही सरकार एक बार फिर से राज्य के अंदर बनने जा रही है और हमारी उस दिशा में तैयारियां पुख्ता हैं। देखिए, 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। सर, कुछ राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसदों को इस बार मौका दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा मैं को सारा बता नहीं सकता हूँ। ये मैंने जो जितना मेरे डोमेन में था मैंने बता दिया। अब बाकी तो बताएंगे बड़े नेता। सर, 35 सीटों के लिए कोई बैठक होनी हो कुछ? नहीं, वो चल रही है, जैसे जैसे उस पर चर्चा चल रही है लगातार, और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता उसको बुलाया जाएगा, बात की जाएगी। सर, कोर ग्रुप की कोई बैठक बुलाई गई है आज या फिर? नहीं, एज ए ग्रुप तो नहीं है, पर चर्चा में किसी को भी बुलाया जा सकता है, किसी की भी राय ली जा सकती है। क्या जेपी नड्डा जी से दोबारा बैठक होगी? नहीं, हो सकती है संभावना। वो तो हमारे सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष हमारे, उनके साथ तो हो ही सकती है। और चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी। बता दें आपको, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी का एक्शन सामने आया। भूपेंद्र हुड्डा और ईएमआर एमजीएफ की संपत्तियों पर ईडी ने ये एक्शन लिया है। 834 करोड़ की संपत्तियां जिसे ईडी की तरफ से कुर्क किया गया। बता दें आपको, ईडी की छापेमारी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने रिएक्शन दिया कि ये बहुत पुराना मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई, जिसके बाद वो वहां से चले गए। 834 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की छापेमारी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये रिएक्शन, ये बहुत पुराना मामला है और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ये मुश्किलें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ी हुई जो नजर आ रही हैं। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई उसमें नाम देना नहीं। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि बहुत पुरानी एफआईआर है। सर, चुनाव से पहले इस तरीके मैं बता रहा हूँ, पुरानी एफआईआर है, आपको बता दिए मैंने, मेरा कोई उसमें संबंध नहीं। उधर सोनीपत में एनआईए की छापेमारी। एडवोकेट पंकज त्यागी के घर एनआईए ने रेड डाली और छापेमारी के दौरान भारी पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। एनआईए की टीम की एडवोकेट से पूछताछ लगातार चल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं
पंकज त्यागी, जिनसे लंबी सवालों की फेहरिस्त बार बार उनके सामने रखी जा रही है, बार बार उन सवालों के जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एनआईए की टीम रेड डालने के लिए वहां पर पहुंची। छापेमारी के दौरान वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी और एनआईए की टीम एडवोकेट से पूछताछ लगातार जारी रखे हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं पंकज त्यागी, जो अब शिकंजे में है। एनआईए वहां पर उनके घर पर पहुंची, वहां जाकर रेड डाली गई। विनीत कुमार संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, रेड डाली गई, वहां पर छापेमारी हुई पंकज त्यागी के घर पर, क्या बरामद हुआ, क्या मिला? जी देखिए, बिल्कुल शिल्पा, एनआईए की रेड हुई है सोनीपत में। जो एडवोकेट पंकज त्यागी है उनके आवास पे जो वर्धमान सोसाइटी है वहां रेड हुई है। और बताया जा रहा है कि लखनऊ के जो यूपी का लखनऊ है उसमें एक मामला दर्ज हुआ है जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। हालांकि यूएपीए के तहत भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया एनआईए की तरफ से, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है। सुबह 5 बजे करीब छापेमारी हुई है और लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ एनआईए की टीम इनके आवास पे पहुंची थी, जिसके बाद वहां छापेमारी शुरू की गई। वहीं करीब घंटों की पूछताछ के बाद वहां से कुछ दस्तावेज कलेक्ट किए गए और उसके बाद मोबाइल उनका जो है अपने हिरासत में लिया। फिर उसके बाद एनआईए सेक्टर 27 थाने में लेके पंकज त्यागी को पहुंच गई, जहां उनसे पूछताछ जारी कर रही है। हालांकि अभी तक एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि ये जो पंकज त्यागी है, जो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई है, उनके भी एडवोकेट हैं। हालांकि इनका एक सूत्रों की एक और जानकारी सामने आ रही है कि पंकज त्यागी ने कहा है कि कहीं न कहीं ने सच बोलने का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शिल्पा, ठीक है, ऐसे में क्या छापेमारी आगे भी जारी रहेगी? उनके बाकी के ठिकानों पर भी क्या रेड डाली जा सकती है? इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी अंदर खाने से सामने आ रही है? देखिए, अभी तक इस पे कोई भी अपडेट देने के लिए एनआईए तैयार नहीं है, लेकिन लगातार हमारी नजरें इस पर बनी हुई है। जैसे कोई ताजा अपडेट आता है अपडेट करते हैं। शुक्रिया आपका विनीत, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अकाली दल के नेता और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि सिमरनजीत सिंह मान ने जो सांसद कंगना रनौत पर टिप्पणी की वो बेहद आपत्तिजनक है, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी है। उन्होंने बताया कि आयोग ने मान को सार्वजनिक माफी मांगने के लिए नोटिस में 5 दिन का समय दिया है। उन्हें डेडलाइन दी गई है 5 दिनों की। 5 दिनों के अंदर सार्वजनिक तौर पर मान माफी मांगे। अगर मान फिर भी माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई। अकाली दल के ये सांसद हैं मान जी, और मुझे लगता है कि उन्होंने महिला की इज़्ज़त को उछाला है। यदि कोई ऐसी बात कहीं होती भी है तब भी हम उसको बार बार कुरेदें और बार बार कहें कि औरत का रेप हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ मान जी से, औरत का रेप करता कौन है? क्या वो मर्द नहीं होता जो औरत का रेप करता है? तो इसका मतलब आप मर्दों को भी गाली दे रहे हैं और मर्दों की औरत के रेप की हंसी उड़ाकर मर्दों की साइड ले रहे हैं। दोनों में से आपको डिसाइड करना होगा कि आप उस मर्द के खिलाफ चलेंगे जो रेप करता है, या आप उस मर्द को मर्दानगी की शाबाशी देंगे। रही बात आपके इन अल्फाजों की, तो मुझे ऐसे लगता है जो भी पॉलिटिकल, प्रोफेशनल या किसी भी ऐसे लेवल पर जहाँ वो एक अच्छी पोजीशन पे राइज हो जाता है, वो आने वाली पीढ़ियों का आइकॉन बनता है। चाहे वो एक कलाकार हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, या किसी भी अच्छे पोस्ट पर हो, इंडस्ट्री का हो, वो एक आइकॉन होता है आने वाली जनरेशन का। आप अपने आने वाली जनरेशन को, आप अपने घर के बच्चों को, बेटों को, पोतों पोतियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में पुलिस बल के साथ सीआईएसएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार पुलिस बल के साथ सीआईएसएफ की टीमें कुरुक्षेत्र जिले में 27 जगहों पर नाकेबंदी करते हुए चेकिंग चला रही है। कुरुक्षेत्र एसपी वरुण सिंगला के मुताबिक विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिले में 27 जगह जहां पर नाकेबंदी की गई, उन जगहों पर पुलिस बल के साथ साथ सीआईएसएफ की 3-3 कंपनियां मोर्चा संभालती हुई। उनके मुताबिक जिले की चारों विधानसभा शाहबाद, लाडवा,
थानेसर समेत पुलिस बल के साथ सीआईएसएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई है, जो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर संदिग्ध गतिविधि को तुरंत कैप्चर किया जाएगा। देखिए, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से जो हमारी पुलिस बल है वो सजग एंड पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट प्लान हमारी तरफ बना दिया गया है। ज़िले में 27 जगहों पर नाकाबंदी की गई है। सीआईएसएफ की 3 कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो कि फ्लैग मार्चेज और नाकाबंदी के मार्फत जो है ज़िले में चेकिंग को इंश्योर कर रहे हैं और किसी भी अनजान शख्स पे उस पर चेकिंग की जा रही है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाने के लिए पूरी तरह से टीमें हमारी लगातार गश्त में रहती हैं। इसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और जो एसएसटीज़ हैं उसको जो है चालू किया गया है, और साथ में जो वीडियो सर्वेलेंस टीम है उसके साथ भी मैन पावर डिप्लॉय की गई है। पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग की जा रही है और उनको सारे नियमों के बारे में अवेयर किया जा रहा है। ऑलरेडी अभी पंचायत इलेक्शंस करवा के तो टीम में पूरी तरह से ट्रेंड हैं, और जो फिर भी एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है विधानसभा को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन को वो की जा रही है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना फंसें। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरह का रूमर को ना फैलाएं एवं आम जन भी जो है रूमर्स के अंदर ना फंसें। पुलिस अपनी लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक निष्पक्ष चुनाव हम करवाएं। वहीं सोनीपत में रोजाना हो रही बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर सोनीपत के जिला उपायुक्त मनोज यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग करके पानी निकासी को लेकर उन्हें कड़े निर्देश जारी किए। वहीं राई विधानसभा क्षेत्र के बिस्वा मील बहादुरगढ़ रोड पर जलभराव देखने के बाद गाड़ी वहां पर रोकी गई। एसडीओ को वहां जमकर फटकारा गया और जल्द ही जलभराव की समस्या को दुरुस्त करने के इंस्ट्रक्शंस उन्हें जारी हुए। तो रोड पर पानी भरा हुआ देखकर आला अधिकारी ने अपनी गाड़ी वहां रोकी और संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकारा। जल्द से जल्द इस जलभराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए इस दिशा में काम करने के लिए उन्हें कड़े इंस्ट्रक्शन जारी किए। देखते हुए आए थे तो जो हमारा बाईपास का पे अंडरपास है उसका पानी लगभग निकल चुका था, उसमें 1-1.5 फीट पानी था, उसकी मोटर चल रही है। एनएच की सर्विस लेन पे कहीं अभी सीरियस वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ जगह पर लगभग 1 फीट के आसपास पानी खड़ा है। जो हमारा ये बहादुरगढ़ रोड है, नाहरा बहादुरगढ़ रोड जो 20वां मील से शुरू होता है, इस पे सीरियस वाटर लॉगिंग है जिसमें 2-2.5 फीट तक पानी है। उस पानी का कैसे डिस्पोजल किया जाए, और वो पानी अभी तक जो हमारी व्यवस्था है उसमें सीटीपी के माध्यम से ही निकलने का उसका सॉल्यूशन है। तो आज ये सीटीपी की विजिट करके देखा है कि यहाँ पे जितनी भी मोटर है वो चल रही हैं, और जो पानी वहाँ से आना है इनलेट के माध्यम से वो आके प्रोसेस होके और जल्दी से जल्दी खाली हो, ताकि जो लोग रोड को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सेफ रहे। सर, खास तौर पर बात कर रहे हैं तो शहर सोनीपत शहर में भी कई इस प्रकार से जल भराव रहता है, वहाँ पर भी पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं आपके माध्यम से। देखिए, आज अगर आप सुबह का भी देखेंगे तो बारिश के लगभग 45 मिनट के बाद शनि मंदिर जो हमारा अंडरपास था वो क्लियर हो गया था ट्रैफिक के लिए। वहाँ पे हमारा अब आईपीएस फंक्शनल हो गया है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो पूरे शहर का पानी जो पश्चिम साइड में है रेलवे के, उसका पानी अंडरपास शनि मंदिर अंडरपास के पास ही आता है। सर, ये बारिश हुई, बारिश से पहले भी यहाँ पर बहादुरगढ़ जो जिठेड़ी गांव के नज़दीक ये रोड है जल भराव रहता है। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो, इसके लिए कमेटी बनाई है। पहले कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया है, आज मैंने खुद भी देखा है इस चीज़ में, क्योंकि ये प्लानिंग होके कोई और एक बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका भी हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कर पाएंगे। खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहां पर बेखौफ बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। बता दें आपको, बीती रात बदमाशों ने यहां देसी कट्टे के दम पर दुकानदार से 12,000 रुपये लूट लिए। उसके बाद मौके से फरार हो गए। लूट के दौरान बदमाशों ने वहां पर हवाई फायरिंग भी की, दहशत फैलाने की कोशिश की। लूट की पूरी वारदात वहां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये फुटेज खंगाला जा रहा है, इसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, इन्हें ढूंढा जा रहा है, तलाश जारी है। यहाँ से 30 मीटर दूर जाके उनसे फायर हुई। अब मुझे ये नहीं पता कहाँ पे फायर करे,
क्योंकि मुझे तो आवाज एक पीछे खड़ा होटल में, पीछे होटल करा है, पीछे होटल में शीशा फूट रहा है, शीशे में जो भी है यहाँ से 25-30 मीटर दूर पे फायर करे उन्होंने, क्योंकि मेरे पे फायर करी उन्होंने और उनसे फायर नहीं हुई। कैमरा देख सकते हो सर आप, कैमरे में है। तो आज ये घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? पुलिस प्रशासन है। तो मेन बात यही है, 3 दिन पहले एक एप्लीकेशन क्यों समझते हैं कि समस्या क्यों नहीं समझते? क्योंकि पुलिस का एप्लीकेशन लेना और पाड़ के फेंक देना काम है। जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तो गुंडागर्दी ऐसे ही बढ़ेगी। आज इस घटना का जिम्मेवार एक आम आदमी नहीं है, इसका घटना का जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है। वहीं अम्बाला शहर के कमल विहार में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही लाश मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में हत्या के एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पति की लाश घर के हॉल में पड़ी हुई मिली थी, जबकि पत्नी की बेडरूम में लाश मिली। वहीं पुलिस को घर में लगे सीसीटीवी भी टूटे हुए मिले हैं। दो व्यक्ति मिस्टर संजय जोशी, उनकी वाइफ पारुल जोशी, वो दे वर फाउंड डेड बाय देयर फैमिलीज। तो उसकी तफ्तीश करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश जारी है। अभी तक हम सिर्फ यही आपसे शेयर कर सकते हैं। कोई हथियार वगैरह मिला है? जी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। बाकी हम थोड़ा कहते हैं विद टाइम हमें भी पता लगेगा, हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा कर देंगे। बट फिलहाल 2 लोगों का मर्डर हुआ है और हम अपने काम पे लगे हैं।